जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका द एकेडमी 2.0 पर। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे थे सौरमंडल। और सौरमंडल में हम लोग सौरमंडल के ग्रहों को पढ़ रहे थे, जिसमें बुध और शुक्र को पढ़ चुके थे। आज बारी है पृथ्वी की, है ना। तो आज हम लोग सौरमंडल में पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी यानी अर्थ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न ये बनता है कि जो हमारी पृथ्वी है उसका आकार कैसा है। तो सबसे पहले जो प्रश्न बनने वाला है वो है पृथ्वी के आकार को लेकर। तो अगर हम पृथ्वी के आकार या आकृति की बात करें कि जो पृथ्वी की आकृति है या आकार है वो कैसा है, तो ये भूआभ है। कैसा है? भूआभ। इसे ही ज्वाइड कहते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? ज्वाइड कहा जाता है। अर्थात जो पृथ्वी की आकृति है या जो पृथ्वी का आकार है वो कैसा है? भूआभ आकार का है या ज्वाइड आकार का है, ठीक है ना। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न बनता है सूर्य से बढ़ते हुई दूरी के क्रम में इसके स्थान को लेके कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि ये जो पृथ्वी है इसका स्थान है तीसरा। ये कौन से स्थान पे है? ये तीसरा इसका स्थान है। जबकि आपको पता है कि जो ये पृथ्वी है ये आंतरिक ग्रह, कैसी ग्रह है? आंतरिक ग्रह है। ये चट्टानों से निर्मित है, चट्टानों से निर्मित है। जब ये आंतरिक ग्रह है और चट्टानों से निर्मित है तो यहां से जो अगला प्रश्न बनने वाला है वो ये है कि पृथ्वी जो है आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ी ग्रह है। पृथ्वी जो है आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ी ग्रह है। आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ी ग्रह, सबसे बड़ी ग्रह। तो सबसे बड़ी ग्रह कौन सी है? आपको याद रखना है पृथ्वी है। यहाँ पे एक चीज और बनता है कि ये अपने आकार को लेके सौर मंडल में सभी ग्रहों के बीच में ये कौन सा स्थान अपना रखता है, ठीक है ना। तो अगर पूरे 8 ग्रहों में देखें कि इसका स्थान कौन सा है इसके आकार को लेके, तो ये आकार में ये अपने पूरे ग्रहों में 5वें नंबर पे है। यानी 5वें नंबर का ये क्या है? ग्रह है। यानी ये 5वां ग्रह है जो क्या है? आकार में सबसे बड़ा है। आकार में सबसे बड़ा, आकार में सबसे बड़ा। तो ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। अब यहां से जो अन्य प्रश्न बनने वाले हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पे अगर देखें कि जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जल कितना है? तो जल है 71%। कितना है? 71%। और जो भूमि है वो भूमि कितनी है? तो भूमि है लगभग 29%। पृथ्वी पर ये 71% जल होने के कारण पृथ्वी आकाश से कैसी नजर आती है? आकाश से देखने पर ये कैसा दिखाई देती है? तो आपको याद रखना है कि इसके यहाँ पे जल की अधिकता के कारण ये जो पृथ्वी है ये नीली दिखाई देती है, यानी नीला दिखाई देता है। पृथ्वी का जो रंग है वो कैसा है? नीला, ठीक है ना। अर्थात जब पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा जाता है तो पृथ्वी
किस रंग की नजर आती है? तो नीले रंग की नजर आती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है पृथ्वी का अधिकांश भाग क्या होना? जल से ढका होना। ये जो भूमि है 29%, अगर हम इसको क्षेत्रफल में रखें तो ये कितना होगा? तो 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर होगा। करोड़ वर्ग किलोमीटर, ये क्या है? इसका क्षेत्रफल है। यहां से कई सारे प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न एक और ये भी है कि पृथ्वी का कक्षीय झुकाव कितना होता है? पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना होता है? तो अगर हम पृथ्वी के अक्षीय झुकाव की बात करें कि मान लें कि ये क्या है? पृथ्वी है ना? तो पृथ्वी क्या है? थोड़ी सी टिल्ट है, ठीक है ना? पृथ्वी कैसी है? थोड़ी सी टिल्ट है। तो अगर मान लें कि ये यहाँ पे इसको रखा गया है तो ये थोड़ी सी क्या है? ये झुकी हुई है। तो ये यहाँ पे ये इसको ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये इस पर क्या हुई है? ये झुकी हुई है, मतलब इसका ये ध्रुव है, ठीक है ना? इसको, इस वाले पथ को कहते हैं कक्षीय झुकाव। इसको क्या कहेंगे? कक्षीय झुकाव। इस वाले, इसके साथ जो झुकाव है ये वाला, इसको कहते हैं अक्षीय झुकाव। तो ये क्या है? अक्ष है। ये क्या है? यहाँ पे इसको कक्ष कह सकते हैं। यहाँ पे जो कोण होगा ये क्या होगा? कक्षीय झुकाव होगा। ये क्या है? इसका कक्षीय झुकाव है। ये क्या है? इसका अक्षीय झुकाव है। अक्षीय झुकाव, ठीक है ना? ये क्या है? इसका अक्षीय झुकाव है। ये इसका क्या है? ये उत्तरी ध्रुव है। ये क्या है? इसका उत्तरी ध्रुव। ये क्या है? इसका दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पे जो ये अक्ष है, इसका जो ध्रुव है, अगर यहाँ से देखें तो ये जो झुकाव है इसका कितना है? 23.5 डिग्री का है। कितना है? 23.5 डिग्री का। और यहाँ से ये वाला जो झुकाव है ये कितना है? तो आपको याद रखना है 66.5 डिग्री का ये क्या है? झुकाव है, ठीक है ना? तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है, पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है वो कितना होता है? तो 23.5 डिग्री। और पृथ्वी का जो कक्षीय झुकाव है, ठीक है ना, मतलब इसके साथ ये जो झुकाव है ये कितना होता है? 66.5 डिग्री का होता है। और यहाँ पे जो ये वाला झुकाव है ये कैसा है? ये 23.5 डिग्री का ये झुकाव है। यानी इसी झुकाव के कारण जो पृथ्वी पे दिन रात देख रहे हैं कि छोटा बड़ा हो रहा है, ठीक है ना, वो इसी के कारण है, ठीक है ना? इसी झुकाव के कारण क्या होता है? छोटा बड़ा होता है। दिन आगे सुने, पृथ्वी का जो व्यास है ना, यहां से भी प्रश्न बनता है कि अगर पृथ्वी के व्यास की बात करें तो पृथ्वी के दो तरह के व्यास याद रखने हैं कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये ध्रुव को मिलाने वाला है ना, ये कितना होता है? तो ये याद रखना है कि ये जो दूरी है ये है 12,714 किलोमीटर। कितनी है? 12,714 किलोमीटर। ये वाली जो दूरी है ये कितना होता है? तो 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर। यानी पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो कितना है? 12,714 किलोमीटर है, ठीक है ना? तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो आपको याद रखना है 12,714 किलोमीटर। और पृथ्वी का अक्ष, पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है, ठीक है ना, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, विषुवतीय व्यास ये कितना है? तो 12,756 किलोमीटर है, ठीक है ना? इसी तरह से अगर हम इसके परिधि की बात करते हैं कि इसका परिधि कितना होगा, अगर हम बाहरी बाहरी से इसको नापें तो इसका परिधि यानी बाहरी बाहरी जो परिमाप है वो कितना होगा? तो आपको याद रखना है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो, अगर ध्रुवों के हिसाब से देखें कि इसका परिधि कितना है, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी का ध्रुवीय परिधि, पृथ्वी का ध्रुवीय परिधि, ध्रुवीय परिधि, पृथ्वी का ध्रुवीय परिधि कितना होता है? तो आपको याद रखना है कि 40,008 किलोमीटर।
कितनी है? 40,008 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम इसके विषुवतीय परिधि की बात करें कि पृथ्वी का विषुवतीय परिधि कितनी है? विषुवतीय परिधि, तो आपको याद रखना है कि ये जो परिधि है वो कितना है? तो 40,076, ये कई जगह 75 मिल जाता है, इतना किलोमीटर है। तो ये कितना है? 40,076 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़े, देखें कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। पृथ्वी के चारों तरफ क्या करती है? चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो इसका कक्षा कैसा होता है? ये किस कक्षा में चक्कर लगाती है? तो अगर इसके कक्षा की बात करें कि पृथ्वी का जो कक्षा है वो कैसा है, तो आपको याद रखना है कि इसका जो कक्ष है वो कैसा है? दीर्घवृत्ताकार है। कैसा है? दीर्घवृत्ताकार है। अगर जब इसका जो कक्षा है दीर्घवृत्ताकार है, दीर्घवृत्ताकार का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल पथ जो है वृत्ताकार का हो। दीर्घवृत्ताकार का मतलब ये है कि यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे ये क्या है? सूर्य है, और यहाँ पे ये क्या है? पृथ्वी है। ये जब चक्कर लगाएगी तो क्या होगा? एक बार इससे बहुत दूर चली जाएगी और एक बार क्या होगी? बहुत नजदीक आ जाएगी। ठीक है ना? जब इसका चक्कर लगाएगी तो क्या होगी? ये जो पृथ्वी है ये सूर्य से एक बार बहुत दूर चली जाएगी और एक बार क्या होगी? बहुत पास आ जाएगी। जब बहुत पास होगी तब इसको कहते हैं क्या? और जब इससे बहुत दूर होगी तब इसको क्या कहेंगे? देखें, जब बहुत इसके नजदीक हो तो इसको कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। और जब बहुत दूर होगी तो इसको बोलेंगे अपसौर। क्या बोलेंगे? अपसौर। ये जो अपसौर है ये कितना दूर का होता है? तो आपको याद रखना है कि 15.21 करोड़ किलोमीटर ये दूर चली जाती है। और पास आती है तो कितना पास तक आ पाती है? तो आपको याद रखना है कि उस समय इसकी दूरी कितनी होती है। तो याद रखना है कि 14.70 करोड़ किलोमीटर। करोड़ किलोमीटर। अगर ये दूरी, अगर औसत निकालें कि इसका औसत दूरी कितना है, ठीक है ना, तो ये जो औसत दूरी होती है ये पृथ्वी से सूर्य की जो औसत दूरी है ये कितनी है? तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी से सूर्य की जो औसत दूरी है वो कितनी होती है? तो 14.98 करोड़ किलोमीटर। करोड़ किलोमीटर ये क्या होती है? इसकी ये दूरी होती है। जब इतनी दूरी पे जब ये सूर्य पृथ्वी से है तो फिर सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगेगा? यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो प्रकाश है ना, प्रकाश का चाल कितना होता है? तो प्रकाश का चाल होता है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कितना होता है? तो 10 के पावर 8, 3 गुणे 10 घात 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? तो जब सूर्य की जो रोशनी है या कोई भी रोशनी है उसका स्पीड कितना होता है? 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है? प्रकाश की चाल है। जब इतने प्रकाश की चाल से जब ये चलेगी तो पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश को आने में लगभग 500 सेकेंड लगते हैं। ठीक है ना? यानी सूर्य के प्रकाश को सूर्य के प्रकाश को सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय कितना है? तो आपको याद रखना है कि ये लगभग 500 सेकेंड है। अगर इस 500 सेकेंड को अगर हम मिनट में बदले तो ये जो समय बनता है 8 मिनट 20 सेकेंड का ये समय बनता है। अर्थात जो सूर्य से पृथ्वी तक जो रोशनी आ रही है उसको सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, आगे देखें,
जो पृथ्वी है इसकी आयु कितनी है, इसके आयु को लेके भी यहां से सवाल बन जाता है। तो आपको याद रखना है कि इसकी आयु जो है 4.6 करोड़ वर्ष है, अरब वर्ष है, 4.6 अरब वर्ष है। ठीक है, ये क्या है इसकी, तो ये इसकी उम्र है। ठीक है, यहां से इसके परिक्रमण और परिभ्रमण को लेके भी क्या होता है, प्रश्न बनता है। देखें, जब सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी घूमती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं परिक्रमण। क्या कहते हैं उसको, परिक्रमण। और जब पृथ्वी अपने अक्ष पे ही, जब इस अक्ष पे ही क्या करती है कि इस अक्ष पे ही क्या करे, ऐसे घूमना शुरू कर दे, तो उसको क्या कहते हैं, परिभ्रमण, या उसी को घूर्णन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, घूर्णन। तो जो पृथ्वी है ना, इसका परिक्रमण और परिभ्रमण जो काल है वो कितना होता है, तो पृथ्वी का परिभ्रमण काल, परिभ्रमण काल, अगर पृथ्वी के अगर परिभ्रमण काल की बात करें कि पृथ्वी का जो परिभ्रमण काल है वो कितना होता है, तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो परिभ्रमण काल है वो कितना है, तो आपको याद रखना है कि काल मतलब समय, ये जो परिभ्रमण काल या समय है कितना है, 23 घंटे 56 मिनट का है, 23 घंटे 56 मिनट का है, जिसको लगभग में 24 घंटे माना जाता है। इसी को लगभग में कितना माना जाता है, 24 घंटे माना जाता है। ठीक है ना। इसी तरह से जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही होती है, यानी परिक्रमा कर रही होती है, तब उसको कितना समय लगता है, तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है, तो पृथ्वी का परिक्रमण काल आपको याद रखना है कि पृथ्वी का परिक्रमण काल ये कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का होता है, 48 मिनट और 46 सेकंड का होता है। इसलिए आप देखेंगे कि हर 4 वर्षों में, हर 4 वर्ष पे ये क्या होता है, तो एक लीप ईयर होता है। ये क्या होता है, लीप ईयर होता है। ये लीप ईयर में क्या होता है कि जो वर्ष का दिन है 365 दिन, ये लीप वर्ष में क्या हो जाता है, 366 दिन हो जाता है। कैसे हो जाता है, यहीं पे आप देख सकते हैं, ये 5 घंटे 48 मिनट है, अगर लगभग में इसको रखे तो कितना हो जाएगा, 6 घंटे होगा, और 4 वर्ष में कितना बन जाएगा, तो 4 छक 24, यानी 24 घंटे हो जाएंगे। और आपको पता है कि 24 घंटे का एक दिन बन जाता है, इसलिए लीप ईयर में एक दिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसलिए जब ऐसे एक दिन बढ़ जाता है तो लीप ईयर में जो दिनों की संख्या होती वो कितनी होती है, तो आपको याद रखना है कि 366 दिन होता है। जबकि नॉर्मल वर्ष में ये दिन कितने होते हैं, तो 365 दिन के होते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। आगे देखें कि जो पृथ्वी है, ठीक है ना, पृथ्वी एक ऐसा मात्र ग्रह है, पृथ्वी एक मात्र ऐसा ग्रह है जिसपे क्या है, जीवन है। ठीक है ना। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि हम पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये हम केवल सौर मंडल की बात कर रहे हैं कि सौर मंडल में संभवतः केवल और केवल एकमात्र पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां पे क्या है, जीवन संभव है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पृथ्वी एकमात्र सौर मंडल का ग्रह है, सौर मंडल का ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, जिस पर जीवन संभव है या जीवन है, जिस पर जीवन है। ठीक है ना। तो ये रहा पृथ्वी से संबंधित प्रमुख बातें। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पृथ्वी के संबंधित जो चीजें पढ़नी है सब खत्म हो गया, नहीं, अभी इसमें बहुत कुछ क्या करने हैं, पढ़ने बाकी है। ठीक है ना। हम केवल अभी ग्रहों को पढ़ रहे हैं, तो ग्रहों की दृष्टि से थोड़े थोड़े ओवरव्यू लेके चल रहे हैं। ठीक है ना। हम पृथ्वी के बारे में अभी क्या करेंगे, आगे
पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो मंगल के बारे में। ठीक है, देखें जो मंगल है ये, इसकी विशेषता क्या है। मंगल, इसे मार्स के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहा जाता है, मार्स कहा जाता है। ठीक है ना। इसकी विशेषता क्या है, तो आपको याद रखना है कि इसका जो ये आंतरिक ग्रहों में अंतिम ग्रह है। ये क्या है, ये आंतरिक आंतरिक ग्रहों में दूरी के क्रम में अंतिम ग्रह है। दूरी के क्रम में क्या है, तो दूरी के क्रम में अंतिम ग्रह है, अंतिम ग्रह है। आपको याद रखना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो मंगल है ये सौर मंडल का अंतिम ग्रह है, नहीं। हम ये कह रहे हैं कि जो आंतरिक ग्रह है, ठीक है ना। हम पढ़े थे कि जो सूर्य है, ये सूर्य के 8 सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जिसमें यहाँ पे सूर्य था। ये क्या है, सूर्य है। यहाँ पे हम देखे थे कि यहाँ पे 4 अंदर की तरफ ग्रह है और 4 बाहर की तरफ ग्रह है ना। ये जो 4 ग्रह है इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, आंतरिक ग्रह। इसी को पार्थिव ग्रह कहा जाता है, पार्थिव ग्रह। इन्हीं को टेरेस्ट्रियल ग्रह कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल ग्रह कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, तो इनको बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है, बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। इसी को जोवियन ग्रह कहा जाता है, जोवियन ग्रह, जोवियन ग्रह। इसे ही बाह्य ग्रह कहा जाता है। ठीक है ना। ये जो आंतरिक ग्रह है इसमें हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे कौन है, ये बुध है। ये कौन है, तो ये शुक्र है। ये कौन है, तो ये पृथ्वी है। ये कौन है, तो ये मंगल है। यहाँ पे ये बृहस्पति है, बृहस्पति। ये शनि है, ये अरुण है और ये वरुण है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे क्षुद्र ग्रहों के पेटी मिलेगी। ठीक है ना। तो ये जो आंतरिक ग्रह है ना, इस आंतरिक ग्रह में ये क्या है, सबसे अंतिम ग्रह है। बात समझ में आई ना। इस आंतरिक ग्रह में ये क्या है, सबसे अंतिम ग्रह है। जबकि अगर हम सौर मंडल में बात करें कि सौर मंडल का अंतिम ग्रह कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि वरुण है। सौर मंडल का अंतिम ग्रह कौन सा है, वरुण है। जबकि आंतरिक ग्रहों में सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है, तो आपको याद रखना है मंगल है। ठीक है ना। जो मंगल है ना, ये पृथ्वी के सदृश से दिखाई देती है। अर्थात कह सकते हैं कि ये, इसके जो कंडीशन है बिल्कुल पृथ्वी की तरह। ठीक है ना। एग्जैक्ट पृथ्वी की तरह नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ मिलते जुलते हैं। बात समझ में आया ना। तो आपको याद रखना है कि ये सौर मंडल का, ये आंतरिक ग्रहों में देखेंगे तो ये आंतरिक ग्रहों में ये दूरी के क्रम में अंतिम ग्रह है। लेकिन अगर हम इसके आकार के रूप में बात करें कि आकार में ये कौन से नंबर का ग्रह है, तो आकार में ये 7वां बड़ा ग्रह है। आकार में 7वां बड़ा ग्रह, 7वां बड़ा ग्रह है। ठीक है ना। आपको याद रखना है कि इस पर एक चोटी है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। कौन है, निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया। ये जो निक्स ओलंपिया है ना, ये आपको याद रखना है कि इस पर स्थित एक चोटी है। और ये जो चोटी है इसकी हाइट इतनी है कि जो हमारा माउंट एवरेस्ट है उसकी ये 3 गुना बड़ा है। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि ये माउंट एवरेस्ट का 3 गुना है। ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट का 3 गुना।
ठीक है। यहाँ पे एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है ओलिपस मेसी, ठीक है ना, क्या नाम है, ओलिपस मेसी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका यहाँ पर एक ज्वालामुखी है, नहीं दिख रहा होगा इधर, इधर लिख लेते हैं। यहाँ पे एक ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी, इसका नाम क्या है, ओलिपस मेसी, ओलिपस मेसी। ये जो ओलिपस मेसी है ये क्या है, एक ज्वालामुखी है जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ये क्या है, तो ज्वालामुखी है, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब बात आती है बृहस्पति की, ठीक है ना। मंगल से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हमने देखा। आगे हम देखते हैं बृहस्पति को, जिसे हम क्या कहते हैं, जुपिटर, क्या कहा जाता है, जुपिटर के नाम से जानते हैं। देखें जो जुपिटर है ना, इसकी विशेषता यह है कि ये इतना बड़ा है, चूंकि आकार में भी और ग्रहों के साथ भी, उपग्रहों के साथ भी, सॉरी, इनके उपग्रह भी इतने ज्यादा हैं कि लगता है कि जैसे इसने क्या, ये क्या है, एक खुद में एक सौर मंडल है, इतना इसकी क्या है, इसके अंदर उस तरह के विशेषता है ना। बृहस्पति, इसे क्या कहा जाता है, जुपिटर कहा जाता है, जुपिटर, ठीक है। अब देखें जो बृहस्पति है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे लघु सौर तंत्र कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, लघु सौर तंत्र कहा जाता है, अर्थात इसको कह सकते हैं मिनी सोलर सिस्टम, इसे क्या कहा जाएगा, इसे मिनी सोलर सिस्टम कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, मिनी सोलर सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। ये आकार में आपको याद रखना है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो बृहस्पति ग्रह है ये क्या है, बाह्य ग्रह है, ये कैसा ग्रह है, बाह्य ग्रह है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है कि ये गैसीय ग्रह है, कैसा ग्रह है, गैसीय ग्रह है, गैसीय ग्रह है। इसकी विशेषता ये भी है कि ये सूर्य और ग्रह इन दोनों की विशेषता को क्या करता है, धारण करता है, ठीक है ना। तो जो जुपिटर है इसकी सबसे प्रमुख विशेषता ये भी है कि ये ग्रह और जो सूर्य है यानी जो तारा है, ठीक है ना, तो ये तारा और ग्रह दोनों की विशेषता क्या करता है, धारण करता है। तो एकमात्र ऐसा ग्रह है जो तारा व ग्रह दोनों के गुणों को धारण करता है, दोनों के गुणों को क्या करता है, धारण करता है, ठीक है। जब बात आती है कि इसे लघु सौर सिस्टम क्यों कहा जाता है, तो आपको पता है कि जो तारे होते हैं, तारों का खुद का अपना प्रकाश होता है। उसी तरह से आपको याद रखना है कि जो बृहस्पति है ये क्या करता है, यहां से रेडियो तरंगे उत्पन्न होती हैं, रेडियो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि ये क्या करता है, यहां से ऊर्जा भी निःसरित होती है, ठीक है ना। यहां से रेडियो तरंगे उत्पन्न होती हैं, उत्सर्जित होती हैं, उत्सर्जित होती है, ठीक है ना। अगर हम इसके उपग्रहों की बात करें कि इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो इसके उपग्रहों की जो संख्या है वो लगभग
95 96 के आसपास है। तो लगभग कितने हैं, तो लगभग 95 है ना, 95 या 96 लगभग लोग मान सकते हैं कि 100 के आसपास है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता है, ठीक है। यहाँ पे जो बृहस्पति है, आपको याद रखना है कि जो बृहस्पति है ना, यहाँ पे एक गड्ढा है, उस गड्ढे से बहुत तीव्र मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा निकलती है, इसलिए वो जो यानी आग की लपटें निकलती हैं, तो वो भाग कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल धब्बा वाला ग्रह कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, लाल धब्बा वाला ग्रह कहा जाता है, लाल धब्बा वाला ग्रह। इसी तरह से आपको याद रखना है कि लाल रंग का ग्रह किसे कहा जाते हैं, या लाल रंग वाला ग्रह किसे कहा जाता है, या लाल ग्रह किसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि मंगल, मंगल को क्या कहा जाता है, लाल रंग का ग्रह कहा जाता है। ऐसा क्यों, तो इसलिए क्योंकि वहां पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, ठीक है ना। तो आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण उसे क्या कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है, या लाल रंग वाला ग्रह कहा जाता है। उसी तरह से आपको याद रखना है कि लाल धब्बा वाला ग्रह किसको कहते हैं, तो जब धब्बे की बात करेंगे तो बृहस्पति आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक गड्ढा है, वहां से बहुत तीव्र मात्रा में ज्वाला निकलती है, आग निकलती है, और इस वजह से वो कैसा भाग दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। उसके लाल दिखाई के कारण इसे क्या कहा जाता है, लाल धब्बे वाला ग्रह कहा जाता है। क्योंकि दूर से देखने पर वो धब्बा नुमा नजर आता है, इसलिए उसका कहा जाता है लाल धब्बे वाला ग्रह कहा जाता है। जबकि मंगल के साथ है कि मंगल पे, मंगल के वायुमंडल में, मंगल के सतह पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, जिसके वजह से उसका रंग कैसा नजर आता है, लाल नजर आता है, इसलिए उसे लाल ग्रह कहा जाता है, या लाल रंग का ग्रह कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो हमारा बृहस्पति है, इस बृहस्पति का जो वायुमंडल है, पृथ्वी के वायुमंडलीय जो दबाव है, इसके कई गुना अधिक इसका वायुमंडलीय दाब है, ठीक है ना। तो इसका वायुमंडलीय दाब क्या है, वायुमंडलीय दाब, तो जो बृहस्पति का वायुमंडलीय दाब है, ये पृथ्वी से कई गुना अधिक है। पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब के कई गुना अधिक है, वायुमंडलीय दाब के कई गुना अधिक है, कई गुना अधिक या ज्यादा, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो बृहस्पति है, इसके कुल जो ग्रह हैं वो लगभग लगभग कितने हैं, 95 96 के आसपास है। इसका जो उपग्रह है, जिसका नाम है गैनीमीड, इसका जो उपग्रह है, एक प्रमुख उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमीड। अब ये जो गैनीमीड है ना, इसकी विशेषता क्या है, ठीक है ना। तो जो गैनीमीड है, आपको याद रखना है कि इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है ना। तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि इसका सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो आपको याद रखना है गैनीमीड है। कौन है, गैनीमीड, ठीक है ना। तो गैनीमीड इसका क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह है। आगे बढ़े, इसके साथ आपको यह भी याद रखना है कि जो गैनीमीड है, ये केवल और केवल बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह नहीं है, ये सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। ये क्या है, तो ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का भी क्या है, ये सबसे बड़ा उपग्रह है। इतने चीजें आपको क्या करना है, इससे संबंधित याद रखना है। अब बात करते हैं शनि की, ठीक है ना। किसकी बात करते हैं, शनि की।
देखें शनि, शनि को कहा जाता है सैटर्न। क्या कहा जाता है? सैटर्न। ठीक है ना। अब इस सैटर्न की विशेषता क्या है? तो आपको याद रखना है कि जो सैटर्न है, शनि है, ये सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है ना। ये भी गैसीय ग्रह है। ये क्या है? गैसीय ग्रह है। गैसीय ग्रह है। गैसीय ग्रह है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है कि ये सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है ना। इसके साथ ही साथ अगर हम इसके अगर दूरी के क्रम में देखें कि सूर्य से दूरी के क्रम में ये कौन सा नंबर पे आएगा, तो आपको याद रखना है कि सूर्य से 6वें नंबर पे ये दूरी के क्रम में है। ठीक है ना। दूरी के क्रम में सूर्य से दूरी के क्रम में स्थान, तो ये 6वें नंबर का है। यानी दूरी के स्थान पे देखें तो ये सूर्य से 6वें नंबर पे क्या है? सबसे दूर है। यहां अगर इसके हम उपग्रहों की बात करें तो जो शनि है, इसके सर्वाधिक उपग्रह है। आपको याद रखना है कि सौरमंडल के सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो आपको याद रखना है शनि। ठीक है ना। इसके क्या है? सबसे अधिक उपग्रह है। सबसे अधिक उपग्रह है। इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन। क्या नाम है? टाइटन। टाइटन क्या है? तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। ठीक है। जो शनि है ना, इस शनि के चारों तरफ रिंग्स पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि इसके चारों तरफ रिंग पाए जाती हैं। रिंग पाए जाते हैं। अगर बात करें कि इनकी संख्या कितनी है, जो रिंग्स पाए जाते हैं इनकी संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है कि इनकी संख्या है 7। ठीक है ना। तो जो शनि है, शनि के वायुमंडल में क्या पाए जाते हैं? रिंग्स पाए जाते हैं। चारों तरफ रिंग पाए जाते हैं। और जो रिंग है उनकी संख्या कितनी है? ये 7 है। ठीक है ना। तो कई बार आप बादलों की कहानी सुनते होंगे, बच्चों को दिखाते होंगे कि बादलों पे क्या है? घर है, बच्चे क्या कर रहे हैं? उस पे खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ठीक है ना। वो जो बादलों पे घर वाली जो कहानी है, वहां वो कहाँ पे सटीक बैठती है? इस शनि ग्रह पे। क्योंकि इसके जो वायुमंडल है, उसके वायुमंडल में जो वायु की जो रिंग्स पाई जा रही हैं वो इतने सघन है कि आप उस पे क्या करेंगे? उस पे रह भी सकते हैं, मतलब बहुत सघन है। ठीक है ना। तो ये क्या रहा इसका प्रमुख, ये इसकी विशेषता रही। आगे हम बढ़े तो देखें, क्योंकि अगर हम इसके आकार की बात, रंग की बात करें तो ये पीले रंग का नजर आता है। ये रंग में कैसा नजर आता है? तो इसका रंग जो है ये पीले रंग का नजर आता है। तो पीले रंग का तारा, पीले रंग का, सॉरी, पीले रंग का ग्रह है ये। ठीक है ना। आगे बढ़े। चूंकि देखें जो शनि है, इसके वायुमंडल है और इसके वायुमंडल में रिंग्स पाए जा रहे हैं। वो कितने रिंग्स है? 7 है। यहाँ से मैक्सिमम टाइम प्रश्न बनता है। ठीक है ना। और ये टाइटन को लेके भी यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अरुण को। ठीक है। अरुण, अरुण जिसको बोलते हैं यूरेनस, ये भी कैसा ग्रह है? तो आपको याद रखना है कि ये भी गैसीय ग्रह है। गैसीय ग्रह है। ठीक है। और एक चीज हम लोग जब पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे थे तो पृथ्वी के ग्रह को नहीं पढ़े, है ना। आपको याद रखना है कि पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है।
जिसको बताना भूल गए, अगले क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो उसको पढ़ना ही है, ऐसा नहीं कि वो छूटेगा, बट यहाँ पे वो चीज उसको मेंशन करना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि जब यहाँ पे सभी ग्रहों के उपग्रहों की बात कर रहे हैं तो उसके भी उपग्रहों की बात की जानी चाहिए थी, लेकिन सॉरी वो छूट गया, तो आगे पढ़ेंगे उसको, है ना, क्योंकि चंद्रमा के बारे में पढ़ना ही है, मून के बारे में पढ़ना ही है, तो पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी का भी एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है, तो चंद्रमा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वरुण क्या है, तो वरुण एक गैसीय ग्रह है, इसे हरे रंग का ग्रह कहा जाता है, हरे रंग का ग्रह या हरा ग्रह कहा जाता है, हरे रंग का ग्रह, या इसे हरा ग्रह कहते हैं, हरा ग्रह, है ना। क्योंकि ये जो अरुण है इसके भी क्या है, उपग्रह है, ठीक है ना, ये 20 से प्लस इसके उपग्रह है। इसके साथ ही साथ इसकी एक जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो ये है कि आपको याद रखना है कि सौर मंडल में मात्र ऐसे दो ही उपग्रह हैं, सॉरी, ऐसे दो ही ग्रह हैं जो सभी ग्रहों के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं, ठीक है ना। अर्थात वो दो कौन कौन से हैं, तो एक तो याद रखना है शुक्र को, और दूसरा याद रखना है अरुण को, ठीक है ना। ये दोनों ही क्या करते हैं, विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं, तो यहाँ पे जो इसकी घूर्णन दिशा है ये सभी ग्रहों के विपरीत है, ठीक है ना। तो इसकी जो घूर्णन दिशा है, घूर्णन की दिशा शुक्र को छोड़ के सभी ग्रहों के विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं, शुक्र को छोड़कर, शुक्र को छोड़कर शेष सभी, शेष सभी ग्रहों के विपरीत दिशा में, के विपरीत दिशा में घूर्णन करता है, घूर्णन करता है। अर्थात इसके घूर्णन की दिशा है क्या, तो आपको याद रखना है ये पश्चिम से पूरब की तरफ है, सॉरी, ये पूरब से पश्चिम की तरफ है, पूरब से पश्चिम की तरफ, पूरब से पश्चिम की तरफ। इसका मतलब कि यहाँ पे सूर्योदय कहाँ होगा, पश्चिम होगा, और सूर्यास्त कहाँ पे होगा, पूरब में होगा, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसके हरे रंग का दिखाई देने का मेन कारण क्या है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम गैसें होंगी ही, इसके साथ ही साथ यहाँ पे मीथेन गैस की अधिकता पाई जाएगी, ठीक है ना, जिसकी वजह से इसका रंग कैसा नजर आने लगता है, ये हरे रंग का नजर आता है, ठीक है। और आगे बढ़े। इसके भी चार, इसके भी चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं, रिंग्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके चारों तरफ रिंग्स पाए जाते हैं, रिंग्स बोले तो छल्ले पाए जाते हैं, और इन छल्लों की संख्या कितनी है, चार है, जिनमें आपको याद रखना है अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा, बीटा, गामा व एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ये चार इसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, तो ये छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो वरुण के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, वरुण के बारे में। यहाँ पे याद रखना है कि इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह, उसका नाम है टाइटेनिया। क्या नाम है, टाइटेनिया। तो टाइटेनिया जो है इस वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है, सॉरी, अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। अब बात करते हैं वरुण की, वरुण, ठीक है ना। जो वरुण है जिसको बोलते हैं नेपच्यून्स, नेपच्यून्स बोलते हैं। अब देखें, जो
नेपच्यून है, आपको याद रखना है कि ये भी गैसीय ग्रह है, लेकिन याद रखना है ये भी है कि ये सबसे बाह्यतम ग्रह है, ठीक है ना। ये भी क्या है, गैसीय ग्रह है, गैसीय ग्रह है, लेकिन वायुमंडल का सबसे सॉरी ये हमारे सौर मंडल का सबसे अंतिम ग्रह है, बाहरी ग्रह है, ठीक है ना। तो सौर मंडल का सबसे बाहरी व अंतिम ग्रह है, सबसे बाहरी व अंतिम ग्रह है। ये भी अगर इसके रंग की बात करें कि इसका रंग कैसा दिखाई देता है, तो ये भी हरे रंग का दिखाई देता है। आपको याद रखना है कि इसका भी रंग कैसा है, तो ये भी हरे रंग का दिखाई देता है, ठीक है ना। अगर हरे रंग का पूछा जाए कि हरा ग्रह किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है वहां पे ये दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, अरुण और वरुण का। लेकिन अगर यदि दोनों मिलते हैं तो आपको वहां पे अरुण को चूज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसे भी क्या कहा जाता है, हरा ग्रह कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ भी उन्हीं सेम गैसों का प्रधानता है जो वरुण पे मिलेंगे, ठीक है ना। और आपको याद रखना है कि ये आकार में चौथा बड़ा ग्रह है, आकार में चौथा बड़ा ग्रह है, आकार में चौथा बड़ा ग्रह है, ठीक है। तो ये इसके क्या रहे, प्रमुख विशेषता रहे, ठीक है। इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है नेयाद, ठीक है ना। इसके कुल उपग्रहों की संख्या बात करें तो लगभग 13 है ना। तो कुल उपग्रह कितने हैं, तो कुल उपग्रह, इसके कुल उपग्रह कितने हैं, तो इसके कुल उपग्रह 13 हैं, जिनमें एक उपग्रह है नेयाद। ये जो नेयाद है ना, ये क्या है, एक उपग्रह है, और इस उपग्रह की विशेषता ये है कि ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सॉरी, देखें इसका जो ये जो नेयाद है ये क्या है, तो इसका सबसे छोटा उपग्रह है, इसका सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह है। लेकिन आपको अगर ये बताना हो कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो याद रखना है कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह आपको याद रखना है कि डिमोस है, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये डिमोस किसका उपग्रह है, तो ये मंगल का उपग्रह है, मंगल का उपग्रह है। मंगल के अगर उपग्रह की बात करें तो इसके दो उपग्रह हैं जिसका नाम है फोबोस और डिमोस, फोबोस व डिमोस। इसके क्या है, ये दो उपग्रह हैं, जिनमें से जो डिमोस है ये मंगल का तो छोटा उपग्रह है ये है, लेकिन पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह भी कौन सा है, डिमोस ही है, ठीक है। तो ये रहा सौर मंडल, और ये सौर मंडल की आज क्या हुआ, समापन हुआ। आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप क्लास का लाभ ले सके। इसके साथ ही साथ इस क्लास को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी क्या करें, इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।